हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। थैंक यू। आई एम फाइन। बहुत बढ़िया सांगवान साहब। कहाँ पे बैठे हैं हम अभी? कौन सी जगह है ये? थोड़ा इस ये चरखी दादरी है और चरखी दादरी में भी जो जिसको हम लोहारू चौक बोलते हैं वहाँ बैठे हैं। अच्छा सर, आप प्लीज़ थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? हाँ, मेरा नाम रमेश तक्षक है हम्म, और मेरा प्रोफेशन टीचिंग का रहा है। मैं प्रिंसिपल रहा हूँ और मैं भागवी गांव से संबंध रखता हूँ। अच्छा, बगल में ये भागवी तो गाँव है। हाँ, मैं यहाँ से सिर्फ 12-13 किलोमीटर दूर है, ओके। दिल्ली रोड पर। सो क्या कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव अब अपने यौवन पर है। हम्म, बिल्कुल सभी प्रत्याशियों के लगभग जो है ना पहला दौरा समाप्त हो गया है हम्म, और सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है हम्म, और कुछ कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाई है और पूरा क्लियर सिचुएशन आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे मतलब आप कह रहे हैं कि फाइट है, हाँ, यहाँ फाइट उसमें एज किसकी है? बढ़त थोड़ी सी। एज आज के दिन वो हो सकता है आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है चुनाव में, हम्म। लेकिन एज मैं कांग्रेस को दूंगा। अच्छा, अभी एज कांग्रेस को दे। तो आप यहाँ के लोकल इश्यूज क्या हैं? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो सांगवान साहब, एक कमाल की बात है इस चुनाव में सारे मुद्दे गायब है। दादरी की पानी का मुद्दा गायब है, या पानी भरा रहता है वो मुद्दा गायब है, शिक्षा का मुद्दा गायब है, नहर के पानी की शॉर्टेज है वो गायब है हम्म, और बेरोजगारी भी गायब है। अब चुनाव के समय ये सारे मुद्दे चुनाव डिक्लेयर होने से पहले थे, हम्म, लेकिन चुनाव जब अब आ गया है ना, जब दौर शुरू हो गया हम्म। तो यहाँ एक ही बात है, बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी, अच्छा। ये सेंटीमेंट है और इसी पे चुनाव सारा जा रहा है ये। ओके। तो सर जैसे कि 10 साल की जो उनकी गवर्नमेंट रही है उसमें आप एंटी इनकम्बेंसी का भी आप नाम ले रहे हो और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। तो इन सब को देखते हुए जो यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो उनके फादर का तो यहाँ पे लोकल में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और बीजेपी के वोट भी उनको मिलेंगे। तो उस हिसाब से क्या थोड़े मजबूत नहीं नज़र आ रहे वो? देखिए, जो बीजेपी के जो टिकटार्थी थे यहाँ जो टिकट मांग रहे थे, उनमें सबसे बेहतरीन विकल्प यही था बीजेपी के पास, इससे उत्तम विकल्प कोई नहीं था। हम्म, और इनकी पॉजिटिव बात इनके लिए ये है कि 30 साल से राजनीति में है, हम्म, सक्रिय राजनीति में है, 24 गुणा 7 गुणा 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं हम्म, और सत्ता में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो कुछ लोगों को ओबलाइज भी किया है, तो वो भी है। और चुनाव का काफ़ी एक्सपीरियंस है, माइक्रो मैनेजमेंट है, हर गांव की गली से, हर आदमी से ये वाकिफ भी हैं किसका किस किस्म का नेचर है, ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन इनको बीजेपी की जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको ज़बरदस्त सामना करना पड़ रहा है इनको। और दूसरा, जो हर चुनाव में जो दल बदल लेते हैं ना, वो भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ नेगेटिव भी है। अच्छा। हाँ। तो इनको तो फिर ये किस नाम पे वोट मांग रहे हैं जब इनको चीज़ें पता है कि बीजेपी के अगेंस्ट में माहौल है सारा का सारा और काफ़ी ये इन्होंने पार्टीज भी चेंज करी हैं, तो इनका मेन किस इशू के ऊपर ये बिहाफ पे ये वोट की अपील कर रहे हैं फिर? ये जब सत्ता में रहे तो सत्ता के समय इन्होंने जो दादरी में काम करवाई, एक तो वो, और दूसरा, भाजपा सत्ताधारी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी के पास बहुत संसाधन होते हैं, हर किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, वो सब का इस्तेमाल करके चुनाव मैदान में है और कोई विशेष एजेंडा मैं नहीं समझता कोई है। ओके। और ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ये तो बिल्कुल पहली बार नहीं इनको टिकट मिला है। इतने एक्स एमएलए थे यहाँ पे जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। कैंडिडेट हैं डॉक्टर वो मनीषा सांगवानिया, हम्म, वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, यही उनका प्लस पॉइंट है। हम्म, वो बिल्कुल नहीं है और उनके जो कोई डीमेरिट्स है अगर हैं व्यक्तित्व में, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। हम्म, और मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ जो है ना बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी जो सेंटिमेंट है ना, उसका उनको भरपूर फायदा मिल रहा है। अब जैसे जो भाजपा के खिलाफ है, हम्म,
वो वोट उसी को दे रहा है जो भाजपा को हरा रहा है, तो नेचुरली उसको फायदा मिल रहा है। और नहीं होने की वजह से उसके खुद के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और गांव में या कहीं उसकी वोटों के ठेकेदार या टोलेदार या उसके एजेंट, इस किस्म की बात नहीं, ये उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, हाँ। तो एक जो जाट डोमिनेटेड एरिया है और एक ये जाट वोटर्स की बात भी की जाती है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, तो वो कितना है यहाँ पे? वो देखिए, आपको मैं बताऊं, ये जो इलाका है दादरी का, बाडड़ा का, लुआलू का, ये किसान बेल्ट है। और यहाँ आंदोलन भी होते रहते विभिन्न विषयों पर, पानी पर, मुआवजे को लेकर के, बिजली की समस्याएं हैं। तो ये एक मूवमेंट, आप आंदोलन का क्षेत्र भी इसे कह सकते हैं। जैसे पीछे किसान आंदोलन हुआ या जो भी बारडा में हुआ या यहाँ ये बिजली के इश्यूज को लेके होता है, तो सारे आंदोलनों में यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और वो जो है ना आंदोलन के जो परिणाम है ना, वो भी भाजपा को के उम्मीदवार को भुगतने पड़ रहे हैं फिलहाल। अच्छा, ये सीन है। हाँ। और दादरी में नेचुरली किस तरीके का माहौल रहता है, किस तरफ टिल्ट डाउन ज़्यादा होती है पॉलिटिक्स दादरी की? वैसे तो दादरी जो है ना, एक, मैं दादरी को शहर नहीं मानता, एक बड़ा ही गांव ही मानता हूँ। क्योंकि ये दादरी गांव से ही डेवलप हुआ है, तो जो कल्चर है ना, वो पूर्ण तौर से अर्बन कल्चर नहीं हो पाई है। आधी से ज़्यादा आबादी तो बाहर गांव से आकर के लोग बसे हुए हैं, तो इसको आप बड़ा गांव कह सकते हैं या टाउन कह सकते हैं। तो इसको हम एक तो शहरी कल्चर, शहर को भी नहीं मानती, इसमें कल्चर भी जो है अर्बन कल्चर है। आमतौर से यहाँ दो लोगों का प्रभाव रहा है, कोई देवीलाल का रहा है, कोई बंसीलाल का रहा है। दुर्भाग्य से वो परिवार अब हाशिए पे रहे राजनीति में, तो वो नहीं है। और वैसे दादरी ज़्यादातर सरकार के खिलाफ ही रहता है, जो विधायक बनते हैं ना, वो आप देखोगे पीछे से उठा करके, तो ज़्यादातर वो। लेकिन अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और जो इशूज़ हैं ना, अब मैं बताऊं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बनती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ 2 नहर हैं जी, एक तो लोहारू कैनाल, एक बदवाना डिस्ट्रिक्ट, जिससे पूरे ज़िले में पानी जाता है। तो 2014 से पहले जिस किसी का भी राज रहा, जिस किसी की भी सरकार रही, 15 दिन बंद रहती थी, 15 दिन नहरें चलती थी, ये ट्रेंड था। इन्होंने बाद में कर दिया कि 15 दिन चलेगी, 21 दिन बंद रहेगी। अब ये कर दिया 15 दिन चलेगी और 32 दिन बंद रहेगी। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसमें किसान बहुत परेशान है, उसको पानी ही नहीं मिलेगा। तो ये तो एक इशू है ही, करंट इशू है, और ये इसको सब भुगत रहे हैं किसान। तो ये भी, तो ये सारी अनेक चीज़ों हैं, जैसे रोजगार की बात है, कोई एजुकेशन में कोई यहाँ कोई शिक्षण संस्थान विशेष नहीं बना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, टेक्निकल कॉलेज नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज बनाया है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग नहीं। 16 में डिस्ट्रिक्ट बनाया था, सेक्रेटरीट नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नवोदय स्कूल हो, सेंट्रल स्कूल हो, वो नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो, वो नहीं। यानी डिस्ट्रिक्ट में कोई सुविधाएं होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई नहीं दे पाए। तो इन सारी चीज़ों से एक ये पोर्टल है, किसान को भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये भी उसमें क्या है, पहले पटवारी गिरदावरी करता था, अब कहते हैं कि गिरदावरी किसान अपने आप उस पोर्टल पर डालेगा, मैंने क्या फसल बोई है। वो कहाँ डालेगा, वो CSC सेंटर जाएगा, CSC सेंटर वाला 150 रुपये उससे ले लेता है। और वो कई बार तो जो अपनी मर्जी से भी डाल देता है। कोई बूढ़ा किसान है, नहीं पता उसको, तो भाई डाल दे, तो कई बाजार अब वो लिख दिया। ये मुआवजे की बात है, नोला पोर्टल चल नहीं रहा है। तो अनेक ऐसे इशू थे जिसकी वजह से लोग सरकार के खिलाफ होते गए, और अब वो मुद्दे गौण हो गए, वो परिवर्तन के मूड में हो गया, लोगों का भी परिवर्तन करेंगे। तो अनेक इशू थे जिसकी वजह से ये स्थितियाँ आई। अच्छा, आपके बगल में जो बाडड़ा सीट है, हाँ, उस पे क्या लग रहा है? बाडड़ा पूर्णतः ग्रामीण इलाका है, पूर्णतः। उसमें कोई टाउन भी नहीं है, कोई शहर भी नहीं है, ज़्यादा बड़े गांव नहीं है, छोटे गांव। और वो बेसिकली आंदोलन की भूमि है। वो चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे बाद में बिजली का आंदोलन हो, चाहे कादमा कांड हो, चाहे जोधू का हो, मतलब या चाहे ये किसान आंदोलन हो, चाहे आरक्षण का आंदोलन हो, कहीं भी हो, वो आपको आंदोलन में कहीं न कहीं धरने प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा रहेगा। उसमें 3 फ्रैक्शन है। उसमें बारडा के आसपास 94 गोत्र है,
इधर जो है जिसमें कई गांव जो पूर्व में है कंस्टिट्यूंसी के जो पूर्वाध में, उसमें प्रत्येक गांव में अलग गोत्र है, कोई खाप नहीं है। उसको चौधरी सिंह छानस बोलते थे। अच्छा। यानी आटा रगड़े तो छानस रह जाता है ना। तो बीच की बेल्ट है वो सांगवान बेल्ट है। अच्छा, बीच बीच वाले एरिया में। हाँ, जो सांगवान बेल्ट है। जाट बाहुल क्षेत्र है, किसान बाहुल क्षेत्र है। तो वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है उमेद पातुवास। वो 2014 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, उन्होंने लगभग 24-25 हज़ार वोट इंडिपेंडेंटली थे। तो इस बार बीजेपी ने उसको दे दिया टिकट। तो हम ये मान के चल रहे हैं भाई भाजपा का जो अपना सरकार का या जो परंपरागत वोट है जैसा भी वो, या उसका अपना जो व्यक्तिगत असर है उसकी वजह से। और जब सरकार के उम्मीदवार के साथ एक चीज़ होती है सांगवान साहब, वो जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक जाता है ना तो मजबूत हो जाता है। अच्छा। पहले कम आपको दिखाई देगा क्योंकि उसके जो विरोधी होते हैं उनके सर्वमुखर होते हैं हाँ। और वो डिफेंसिव होते हैं सरकार वाले। लेकिन जो जो नज़दीक जाती है तो फिर सारे संसाधन सरकारें झोंक देती है, तो उसमें फिर वो अप होता है। ओके। तो वो उमेद सिंह हैं एक जो मैदान में डटे हुए हैं। दूसरी तरफ सोमवीर चौरान है जो लुहारू से आकर के जिनको टिकट दिया है यहाँ। उनकी पॉजिटिव बात ये है कि वो लुहारू वालों के लिए नए ना, बारडा वालों के लिए नए हैं। और फिर चौरान को उत्तर के 25 गांव भी हैं। फिर दूसरी बात, पार्लियामेंट के चुनाव में भाजपा बारडा कंस्टिट्यूंसी से 27,000 वोटों से आ रही है। तो 27,000 का एक कंस्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो इट्स मीन, जबकि जो रावदान सिंह थे उसका कोई कार्यकर्ता भी नहीं था और कुछ नहीं, यानी पब्लिक का ही मूड भाजपा के खिलाफ था। तो वो ग्रामीण इलाका है, तो उसमें मैं समझता हूँ एक और भी है, वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो अच्छी खासी वोट लिए, सोमवीर घसोला। वो कांग्रेस से प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे टिकट के, लेकिन टिकट नहीं मिला तो बागी हो गई। तो उसके पास भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो वो भी चुनावों में डटे हुए अच्छा खासा वोट ले रहे हैं। और जहाँ तक आप मुझे एज की बात कहोगे तो मैं वहाँ भी कांग्रेस को ही एज दूंगा। अच्छा, वहाँ पे एक लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो माइग्रेट करके लेके आते हैं। हाँ, तो आप देखो ना, लोकल लीडरशिप किल हो रही लेकिन वहाँ पे। आप एक चीज़ देखो, माइग्रेटेड जो है ना उसको भी उन्होंने भारी वोटों से जिताया धर्मवीर को 2005 में। पिछली बार नैना चौटाला माइग्रेटेड थी, उसको भी जिताया। अगर उनको माइग्रेटेड से दिक्कत है तो वो क्यों जिता रहे हैं? तो फिर ये बात कहाँ से आती है कि वो जगह जो है आंदोलन की रही है, वो क्रांतिकारी लोगों की जगह है और वो बाहर के लोगों को अपना लेते हैं, तो वोट में तब्दील नहीं होती वो रेवोल्यूशन? नहीं, वो क्या है, उनके अपने सेंटिमेंट्स है। यहाँ के जो टिकटार्थी है ना, उनका एक नारा भी था, पानी नलके का विदायक हल्के का। तो उनको थोड़ा ये जरूर लगा, वो सोमवीर सिंह जब वहाँ से उधर से आए तो लोगों का उनसे कोई परिचय नहीं है, सीधा संवाद नहीं है, तो उनके लिए वो बारी है। वो चाह रहे थे कि हमारा आदमी कोई आए तो हमारा उससे सीधा संवाद होता है। हाँ, हम कनेक्ट होता है, फेमिलियर होते हैं उसकी आदतों से, उसकी सारी चीज़ों से। तो उनकी भावनाएं थी, लेकिन जब वो आए तो थोड़ी भावनाएं कुछ समय के लिए जरूर एक बार वो होती है, स्टार्टिंग के। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें गौण हो जाती है। वहाँ भी मामला बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी है। अच्छा। हाँ, एक मैं किसी के साथ बैठा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही। मैंने कहा कि यहाँ पे जो प्रेजेंट एमएलए मतलब नैना चौटाला जो है वो नहीं लड़ रही क्या चुनाव? तो बोले कि जेजेपी का तो मुकाबला नाटो से। मैंने पूछा कि नाटो क्या होता है? बोले नोटा और जेजेपी में। नोटा नहीं, जेजेपी में और नोटा में टफ फाइट है कि किसके ज्यादा वोट आए। जेजेपी अब इधर नहीं है, नहीं कहीं मुकाबले में नहीं है। और कहीं नहीं, आप पार्लियामेंट के चुनाव में आप देखोगे तो बारडा कंस्टिट्यूंसी से पार्लियामेंट के उम्मीदवार को पूरी कंस्टिट्यूंसी में 2,000 वोट भी नहीं मिले। अच्छा। हाँ, अब आप अंदाजा लगा। और दादरी में? दादरी उससे भी कम मिले। तो अभी तो एक्स एमएलए रहे हैं, इसको कितने वोट मिल जाएंगे क्या लग रहा है, जो अभी जिसको टिकट मिली है? जो इसका तो होल्ड तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की है ना, उससे ज़्यादा जजपा के खिलाफ है। अच्छा। उसके तो लोग खिलाफ हैं बीजेपी के, तो गांव के लोग जो सरकार के, जजपा के खिलाफ गुस्सा है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अब नहीं, वो भले ही एक्स एमएलए हो, नहीं। आप किसको वोट देते हो?
मैं कैंडिडेट को वोट देता हूँ। अब की बार क्या मूड है आपका? अब की बार अभी थोड़ा रुको। अच्छा, मोदी जी के लिए वोट देंगे आप? ना, मैं मोदी जी के लिए वोट मैंने पहले भी नहीं दिया है, मैं नहीं दे पाया। हाँ। तो अब की बार मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस को ही जाएगा फिर? देखता हूँ, मैं सारी चीज़ों का अध्ययन करूँगा यहाँ, सारी चीज़ें मैं तो अभी आपको यहाँ के जो स्थिति है ने उससे आपको अवगत कराया है। अच्छा, हाँ। तो ओवरऑल दादरी का जो वोटर है हाँ। उसकी एक समझ है और काफ़ी पहले से रही है, और यहाँ के लोग जो टिकट मांगते हैं वो भी इतने XMLAs हो चुके हैं, पर एक वोट जो डेवलपमेंट एक बेसिक छोटे से गांव या सिटी को चाहिए होता है वो तो कहीं नहीं है यहाँ पे। नहीं है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। या ना तो कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं, ना सीवरेज और ना कोई सीवरेज का है। देखो यहाँ आप ताजुब करोगे कि थोड़ी ही बरसात होती है सारे शहर में पानी भर जाता है। उसके बावजूद भी शहर में चेयरमैन बीजेपी का है, ठीक है, और वो इशू भी नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव में भी वो इशू नहीं बढ़ाया लोगों ने, और ना अब वो इशू है कोई। यहाँ सिर्फ अब उस टाइम भी भाजपा वर्सेस एंटी भाजपा का इशू था, आज भी वही है। अच्छा, हाँ, और यहाँ सरकार के एमएलए भी रहे, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे ने तो मैं आपको दादरी का बताऊँ, हरियाणा बनने के बाद 1967 में चुनाव हुआ, यहाँ से कांग्रेस का एमएलए बना, ये रिजर्व सीट थी उस टाइम, बाबू गणपत राय। ओके। 1968 में फिर चुनाव हुआ, फिर भी ये रिजर्व सीट थी, बाबू गणपत राय जी बने। फिर आप देखो तो बंसीलाल मुख्यमंत्री बन जाते, तो जब तो ये हमारा इलाका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, भिवानी जिला ही नहीं था। 1972 में जिला बनता है ये दादरी, जब फिर भिवानी, फिर चीफ मिनिस्टर के होम डिस्ट्रिक्ट में जाता है। अच्छा, तब ये महेंद्रगढ़ में था? हाँ, उससे पहले हिसार में भी नहीं था ना, हिसार में नहीं था, महेंद्रगढ़ का हिस्सा था। फिर 1972 में जब तो बंसीलाल की पॉपुलरिटी चरम पर थी, उस टाइम यहाँ कांग्रेस ओ का एमएलए बनता है, कांग्रेस का नहीं। जो पुरानी कांग्रेस थी ना, जो विभाजन, उसका एमएलए यहाँ बनता है, कामराज और वो सब। हाँ, वो उस पार्टी का एमएलए यहाँ बाबू गणपत राय ही बनते। फिर आप देखो 1977 से 87 तक थोड़े दिन तो देवीलाल की गवर्नमेंट रही, नहीं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लेकिन यहाँ तीनों बार में 77, 82 और 87 में आकर के जो है ना वो मास्टर हुकम सिंह जी बने, एंटी कांग्रेस थे वो। और देखो 87 में बंसी तो देवीलाल की सरकार में वो मंत्री भी थे, कुछ दिन चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा, हाँ, बावजूद उसके यहाँ कुछ नहीं। 91 में अविपा का यहाँ एमएलए बना, सरकार नहीं थी कांग्रेस की सरकार की। 96 में यही सतपाल जी एमएलए बने थे, अविपा की सरकार थी, लेकिन 3.5 साल में एक विकास के नाम पर एक ईंट यहाँ नहीं लगी। आप बिल्कुल ठीक देख रहे हो। उसके बाद यहाँ एनसीपी का एमएलए बना 2000 में, जब चौटाला की सरकार आई तो यहाँ शरद पवार का एमएलए था। अच्छा। तो आप देख रहे हो, जैसे 2005 में सरकार बनी कांग्रेस की, तो नृपेंद्र यहाँ एमएलए बने। उस टाइम कुछ काम हुए, जैसे आप फ्लाई ओवर देख रहे हो, ये छोटे मोटे काम यहाँ हुए थोड़े बहुत, सीवर का भी हुआ, कुछ वाटर सप्लाई का भी हुआ। फिर 2009 में आया यहाँ, फिर हजका बन गई। अच्छा, सरकार कांग्रेस की, यहाँ हजका की। ये सतपाल सिंह ही जीते थे। तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत करें इस हल्के ने। हाँ, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें। तो इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट वोटर है यहाँ का। यहाँ दादरी बारडा का बिल्कुल परिपक्व वोटर है, एकदम परिपक्व है। ये किसी के साथ जयकार, आप देखो ने, चोई बंसीलाल जब कांग्रेस में सब कुछ थे, यहाँ तुत्ती बोलती थी कम से कम भिवानी हल्के में, दादरी से कभी एमएलए नहीं जीता पाए वो 72 से लेकर के जब तक कांग्रेस में रही। अच्छा, पर अपनी पार्टी बनाई तब तो शायद। हाँ, अपनी पार्टी बनाई ने, उस टाइम वो अविपा का एमएलए आ जाता पाए, वो भी मात्र 77 वोटों से। अच्छा, सिर्फ 77 वोटों से? सिर्फ 77 वोटों से 1991 में। तो आप देखोगे ये इलाके इस किस्म के हैं, ये ज़्यादा जय जयकार करने वाले या ज़्यादा चापलूसी वाले या किसी एक आदमी को हीरो मानने वाले, हीरो वर्शिपिंग, हाँ, वो नहीं है यहाँ के लोगों में।
तो ये आपके ये जो रेसलर्स थे, वो लड़की गीता, विनेश फोगाट, हाँ, गीता गीता फोगाट, बबीता, बबीता फोगाट, हाँ। तो अभी तो उनको टिकट ही नहीं दिया बीजेपी ने। वो इतनी मेहनत कर रही थी, और वो तो फैमिली में ही आपस में पॉलिटिकल उनके डिफरेंसेस हैं। देखिए, उनको 2019 में टिकट दी हम्म, बबीता जी। वो जिस दिन टिकट दी उससे 2 दिन पहले तक वो जज पाई थी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी में थी, भाजपा की तो थी ही नहीं। तो पता नहीं किस समीकरण से, किस तिगड़म से या कैसे टिकट आई वो हमें नहीं पता, लेकिन उसको तीसरा नंबर आया चुनाव में यहाँ, क्योंकि भाजपा का जो मूल कैडर था उसने उसको यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत गया। लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी, हाँ, ये उसको चेयरमैन बना रखा था, उसकी ड्यूटी बनी थी, उसकी दायित्व बना था कि वो भले ही चुनाव हार गई लेकिन दादरी में बैठे, वो दादरी के लोगों की समस्याएं सुने, दादरी के लिए कुछ करे, लेकिन वो तो नदारत थी, अच्छा, वो रही नहीं दिखाई ही नहीं दी। अच्छा, हाँ, तो सोशल मीडिया तो पे तो बहुत ऐसे ऐसे सीजनल पॉलिटिशियन को ना तो पार्टी टिकट दी थी ना लोग एक्सेप्ट करते, तो सीधी बात है उसको टिकट ठीक नहीं मिली। एक मैं सावरकर द्वार देख रहा था यहाँ पे, हम्म। कैसा लगता है जब आप सामने से गुजरते हो उसके? देखो क्या है, शहर में हमारे जो ये म्यूनिसिपलिटी का काम है, ये सावरकर द्वार, उपाध्याय द्वार और भी कई इस किस्म के मिल जाएंगे, एक जो और नाम ऐसे ही आप देखोगे तो है। और ये म्यूनिसिपलिटी जो है वो निर्धारित करती है कहाँ क्या द्वार बनना है, चौराहे का क्या नामकरण होना है, किस पार्क का क्या नामकरण होना है। तो पिछले 10 साल में जो है ना यहाँ म्यूनिसिपलिटी में जो सत्ता रही है, जो चेयरमैन रहे हैं वो भाजपा के रहे हैं, तो नेचुरली वो अपने कुर्सी का वो अपने लोगों को प्रमोट करेंगे। हाँ, एक सर जो स्टेट की राजनीति है उससे प्रभावित होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी, और स्टेट में अभी एक तरह का नैरेटिव है और एक तरीके की बात भी चल रही है जो खुलेआम है कि भाई कांग्रेस को थोड़ा सा एज है, वो बात कितनी प्रभावित करती है? वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जो फ्लेक्सिबल वोटर है ना, जो जिसको हम फ्लोटिंग वोटर भी बोलते हैं, वो हमेशा सरकार, जिसकी सरकार बन रही होती है ना, जो पार्टी ये कन्विंस करने में लोगों को कामयाब हो जाती है कि हमारी सरकार बन रही है, नेचुरली उसको फायदा मिलता है और वो कांग्रेस को मिल रहा है। तो उसी की वजह से जहाँ जहाँ फाइट है वहाँ कांग्रेस जीत के आ रही है। हाँ, ये सारा सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये मनीषा सांगवान है, तो फिर ये इनके स्टेट लीडर कौन है स्टेट लीडरशिप में? स्टेट में तो आजकल कांग्रेस में उड़ाई है। अच्छा, हाँ, तो शायद ये रणदीप के भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव, या किस तरीके से? ऐसा कुछ सुनने में आया था, लेकिन जो अब जो लेटेस्ट वो है ना पिछले 5-4 साल से, वो ये है कि इनकी बोलचाल भी नहीं है, कोई पारिवारिक अनबन है। अच्छा, पारिवारिक कुछ है। हाँ। ओके सर, लास्ट में आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपके फोर फादर जो थे उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं और वो भी एक टाइम पे यहाँ पे लीडर रहे हैं, मैं निहाल सिंह तकसक, आप, और मैं चाहूँगा उसका तो आप कोई अलग से इंट्रो करें तो वो ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, अलग से बात कीजिए। हाँ, क्योंकि उस पर थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो मेरे परिवार से है, तो मैं माइन्यूटली सारी चीज़ें जानता हूँ, तो वो थोड़ा विस्तार से कभी फिर कर लेना, या अलग से आप बना सकते हैं। ठीक है ठीक है। ओके सर, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप, आपका कंक्लूजन दादरी पे? दादरी का कंक्लूजन, सबसे पहले तो मैं दादरी के मतदाताओं के लिए इस बात का हमेशा आभारी रहता हूँ कि हमेशा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, एक बात। और यहाँ के वर्कर्स में और वोटर्स में एक ये परिपक्वता है कि वो चुनाव के दौरान में भी आपस में साथ साथ बैठ के हंसी मजाक कर लेते हैं, अपना चाय पानी इकट्ठे बैठ के पी लेते हैं। और मेरा अब भी ये अनुरोध है कि इस परंपरा को इस बार भी हम जारी रख पाएंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। थैंक यू सर।